वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 624 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया था? बताइए। डाइमेकस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो यूनानी लेखक स्ट्रैबो के विवरण से पता चलता है कि सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अशोक ने अपने किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्यपुत्र को अपने पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया है? बताइए। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कौन सा अभिलेख या शिलालेख है? या अशोक का दूसरा है। और अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस में है? उसके 13वें शिलालेख में इंपॉर्टेंट है। तो अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में सीमांत राज्यों में चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्यपुत्र का उल्लेख किया है। ये सभी तमिल राज्य थे तथा उसके साम्राज्य से बाहर थे। दक्षिण में ब्रह्मगिरी, मास्की और सिद्धपुर, ठीक है, और जंटिंग रामेश्वरम, ठीक है, ये सब जो है अशोक के लघु शिलालेख वाले स्थान है जहाँ से उसके शिलालेख मिले हैं। इस आधार पर पता चलता है कि जो उसका साम्राज्य था वो दक्षिणी सीमा कर्नाटक तक फैला हुआ था। ठीक है, दक्षिण में जो है कर्नाटक तक फैला हुआ था उसका साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख है? अशोक का नाम उल्लेख है कौन से अभिलेख या शिलालेख में? गुर्जरा में। तो देखिए, मध्य प्रदेश के गुर्जरा नामक स्थान से 1924 में सम्राट अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सम्राट अशोक के अब तक के प्राप्त अभिलेखों में या धर्मलिपियों में केवल मास्की के अभिलेख में ही अशोक का नाम देवनाम प्रिय की उपाधि के साथ मिला था। शेष में सभी जगह केवल देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि का ही उल्लेख है, उसके नाम का नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14, 15। कौटिल्य के दो और नाम है, विष्णुगुप्त और चाणक्य। तो कितने अधिकरणों में विभाजित है अर्थशास्त्र? 15 में। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र उसमें जो है 6000 श्लोक हैं और इस ग्रंथ से मौर्य काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलती है। 15 अधिकरणों में विभाजित है ये। कालसी की प्रसिद्धि किससे संबंधित है? कालसी की प्रसिद्धि अशोक से संबंधित है और ये अशोक का एकमात्र शिलालेख या अभिलेख है जो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के देहरादून में। तो देखिए, कालसी शिलालेख अशोक के आंतरिक प्रशासन से संबंधित है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए इस शिलालेख में कालसी क्षेत्र को अपरांत वे कालसी निवासियों को पुलिंद शब्द से संबोधित किया गया है। यह शिलालेख अशोक के आंतरिक प्रशासन से संबंधित है और उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे क्या? राजकुमार, आचार्य, व्यापारी, साधु? नहीं। संगीत, नृत्य, राग, मल्लयुद्ध? नहीं। मंत्री, असैन्य, सेवक, अधीनस्थ और मुद्रा निर्माण से संबंधित कर्मचारी? ये सब कुछ नहीं। राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। तो देखिए, कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। सप्तांग 2 शब्दों से मिलकर बना है, सप्त अर्थात 7 और अंग यानी हिस्सा। देखिए, कौटिल्य ने राज्य के सभी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। जिस तरह मानव शरीर का अपना महत्व है, ठीक है, जो शरीर को उपयोगी और काम के योग्य बनाता है, उसी तरह से कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों के महत्व का वर्णन किया है जो किसी राज्य को चलाने या उसकी रक्षा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 7 अंग इस तरह से हैं, जैसे कि राजा यानी स्वामी, शीर्ष है उसमें। अमात्य यानी मंत्री, आँख है। जनपद, पैर हैं। दुर्ग या किला, बाहु या भुजा है। कोष या धन, मुख है। और दंड या सेना जो है उनकी मस्तिष्क है और मित्र हैं उनके कान। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिलती है? तो कालसी से मिलती है। ठीक है, ए। तो उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कालसी से मिली है। केवल एकमात्र पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में, कालसी देहरादून में। तो कालसी जो है यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित एक छोटा सा कस्बा है जो देहरादून से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका प्राचीन नाम है खलतिका। ठीक है, इसका प्राचीन नाम खलतिका था और इसके अन्य नाम हैं कालकूट और युगशैल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, कौन सा है वो स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला? अनुराधापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। ठीक है, पिपरवाह की बात करें, सोहगोरा की बात करें और महास्थान की बात करें तो ये अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है। ठीक है, पिपरवाह, सोहगोरा और महास्थान के अभिलेखों से। कौन सी? प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? देखिए वैसे तो लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं हम, ठीक है, लेकिन वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी, मतलब इधर से ऐसे। वो थी खरोष्टी। तो प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का जो श्रेय है मेशन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेशन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। सबसे पहले किसने पढ़ा था लेकिन? प्रिंसेप ने, याद रखना। कब? 1837 में। और यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप का नाम हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी इसके अभिलेखों से मिलती है और यह माना जाता है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। देखिए अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमेक ग्रीक लिपि में जो है लिखे गए हैं। और सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित संदेश को सबसे पहले पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 में, याद रखना। बहुत पूछा गया है ये पीसीएस, लोअर पीसीएस में प्रश्न और समीक्षा अधिकारी में भी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश के बाद नींव पड़ी थी मौर्य वंश की। तो देखिए मौर्य वंश ने नंद वंश के बाद मगध पर शासन किया। चंद्रगुप्त ने लगभग 321 ईसा पूर्व नंद वंश को नष्ट कर दिया और महान मौर्य साम्राज्य का पहला राजा बना। देखिए गुप्त साम्राज्य श्रीगुप्त द्वारा स्थापित एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था और यह साम्राज्य लगभग 320 से लेकर 550 तक अपने चरम पर मौजूद था और भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को कवर करता था। बात करेंगे कुषाणों की, तो कुषाणों ने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत पर शासन किया। शुंग की बात करें तो शुंग साम्राज्य मगध का एक प्राचीन भारतीय राजवंश था जिसने लगभग 187 से 78 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्र को नियंत्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक है, 298 ईसा पूर्व रहते थे और मौर्य साम्राज्य के पहले शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो बिंदुसार के पिताजी थे और अशोक के थे दादा। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बिंदुसार बैठेगा, बिंदुसार के बाद बैठेगा अशोक। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। चंद्रगुप्त का लेखक कौन, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने या चाणक्य ने या विष्णुगुप्त ने? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। बात करें मेगास्थनीज की तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक रचना की है, ठीक है, या पुस्तक लिखी है। और मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। ठीक है, तो लेखक यहाँ मेगास्थनीज है, विशाखदत्त है और है कौटिल्य और रचना है अर्थशास्त्र, इंडिका और मुद्रा राक्षस। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन अशोक तो नहीं था, बिंबिसार नहीं था, पुष्यमित्र शुंग नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य था।
तो सिकंदर के पीछे हटने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि चंद्रगुप्त सिकंदर का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी कौन थे? क्या नाम था चंद्रगुप्त के गुरु का? विशाखदत्त, चाणक्य, मेगस्थनीज या पतंजय? बताइए। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। वह एक महान विद्वान, प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के शिक्षक थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति और युद्ध के विभिन्न पाठ सिखाए और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। कौन सा वंश पहले आया, कालानुक्रम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है ये सजाने के लिए पूछ लेता है आज भी। तो 15 प्रश्न थे ये हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।